नमस्ते बच्चों, CLE's के CBSE स्कूल चिक्कोड़ी कक्षा 9वीं में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, इसके प्रश्न अभ्यास, जिसमें मौखिक, लिखित और भाषा अध्ययन के प्रश्न रहेंगे। मौखिक में 9 प्रश्न हैं बच्चों, जिसको आपको आपके फेयरबुक में लिखना है। तो चलिए, इनके उत्तर हमें 1-2 पंक्तियों में देना है। तो पहला प्रश्न है, अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था? अग्रिम दल का नेतृत्व प्रेमचंद कर रहा था। ठीक है। प्रश्न दूसरा है, लेखिका को सागर माता नाम क्यों अच्छा लगा? देखिए यहाँ पर, लेखिका को सागर माता नाम क्यों अच्छा लगा? लेखिका को सागर माता नाम अच्छा लगा क्योंकि सागर के पैर नदियाँ हैं, तो सबसे ऊंची चोटी उसका माथा है और यह एक फूल की तरह दिखाई देता है, जैसे माथा हो। समझ में आया बच्चों? ये जो सागर माता नाम लेखिका को क्यों अच्छा लगता है, मतलब जो सागर यानी कि समंदर जो है, उसकी पैर कौन है? नदियाँ हैं, और उसका माथा कौन है? पर्वत यानी कि चोटी है ना। तो यह जो चोटी थी एक फूल की जैसी दिखाई दे रही थी, इसीलिए यानी कि दिखाई देती है, इसीलिए इसे माथा कहते हैं, और इसीलिए ही लेखिका को सागर माता यह नाम अच्छा लगा। प्रश्न तीसरा देखिए, लेखिका को ध्वज जैसा क्या लगा? लेखिका को एक बड़े भारी बर्फ का फूल प्लूम की जैसे लगा, जो कि पर्वत शिखर पर लहराता हुआ ध्वज जैसे लग रहा था। जो बड़ा फूल यानी कि जो प्लूम है, वो जब नीचे आ रहा था तो लेखिका को वो एक ध्वज के जैसा लगा। प्रश्न चौथा है, हिमस्खलन से कितने लोगों की मृत्यु हुई और कितने लोग घायल हुए? ठीक है। प्रश्न इसका उत्तर होगा, हिमस्खलन से 1 की मृत्यु हुई और 4 लोग घायल हुए। प्रश्न 5वां, मृत्यु के अवसाद देखकर कर्नल खुल्लर ने क्या कहा? यहाँ क्योंकि वहाँ पर जो एक रसोई वाले की मृत्यु होती है, कुली शेरपा की मृत्यु होती है, ये सुनने के बाद जो लेखिका है और उनके साथी जो है वो डर गए थे। लेकिन जो कर्नल खुल्लर हैं, उन्हें प्रेरित करने के लिए किस प्रकार से, देखिए क्या कहते हैं, एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए। एवरेस्ट जो है वो महान अभियान है, और ऐसे अभियान में कदम कदम पर हमें खतरे मिलते ही रहेंगे, और अगर यहाँ पर अगर मृत्यु भी आती है तो हमें वो सहज भाव से स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है। प्रश्न 6, सहायक की मृत्यु कैसे हुई? जो रसोई सहायक है उसकी मृत्यु कैसे होती है? जलवायु अनुकूल न होने के कारण, जलवायु यानी कि वातावरण अनुकूल न होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। प्रश्न 7वां, कैंप 4 कहाँ और कब लगाया? कैंप 4 29 अप्रैल 1984 को 7900 मीटर पर साउथ कोल में लगाया गया। कैंप 4 29 अप्रैल 1984 को 7900 मीटर पर साउथ कोल में लगाया गया। प्रश्न 8वां देखिए, लेखिका ने शेरपा कुली को अपना परिचय किस तरह दिया? जो लेखिका है शेरपा कुली यानी कि यहाँ पर लिया है तेंजिंग नोर्गे का यहाँ पर नाम आता है, तो उनको जब वो अपना परिचय देती है तो कैसे देती है? वो लेखिका ने शेरपा कुली को अपना परिचय यह कहकर दिया कि वह बिल्कुल ही नौसिखिया है और एवरेस्ट उसका पहला अभियान है। ठीक है। प्रश्न 9वां, लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने उसे किन शब्दों में बधाई दी? लेखिका की सफलता पर बधाई देते हुए कर्नल खुल्लर ने कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। ठीक है बच्चों। प्रश्न जो लिखित रूप से हैं उसमें पहला प्रश्न जो है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमें 25 या 30 शब्दों में देना है। तो उसमें पहला प्रश्न है, नज़दीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका को कैसे लगा? लेखिका जब एवरेस्ट को नज़दीक से देखती है तो वो भौचक्की रहती है,
यानी कि हैरान होती है, वो उन श्रेणियों को देखती ही रहती है, उन वहाँ पर रहने वाले जो टेढ़ी मेढ़ी नदियाँ हैं उसे वो निहारती ही रहती है। तो देखिए इसका उत्तर इस प्रकार होगा, नज़दीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका भौचक्की रह गई। लेखिका को वहाँ से एवरेस्ट और अन्य श्रेणियों लेखिका वहाँ से एवरेस्ट और अन्य श्रेणियाँ देख रही थी। वह ऊंची चोटियों से घिरी टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहार रही थी। उसे यह दृश्य हैरान करने वाला लग रहा था। ठीक है। प्रश्न दूसरा, डॉक्टर मीनू मेहता ने क्या जानकारियाँ दी? इसका उत्तर होगा, डॉक्टर मीनू मेहता ने कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। उन्होंने एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुल बनाना, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग करना, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियाँ को बांधना और अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में भी विस्तार से बताया। ठीक है। प्रश्न तीसरा है, तेंजिंग नोर्गे ने लेखिका की तारीफ में क्या कहा? तेंजिंग नोर्गे जो है वो लेखिका की तारीफ में क्या कहता है? तेंजिंग ने बताया कि उन्हें एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने के लिए 7 बार चढ़ाई करनी पड़ी थी। उन्होंने कहा कि लेखिका एक पर्वतीय लड़की है, इसीलिए उन्हें यह सफलता एक बार में ही मिल जानी चाहिए। तो जो तेंजिंग नोर्गे है वो कहते हैं कि जो लेखिका है, जो बचवेंद्री पाल है, वो एक पर्वतीय लड़की है, इसीलिए इन्हें एक ही बार में सफलता प्राप्त करनी चाहिए। क्योंकि तेंजिंग नोर्गे जो है वो एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त करने से पहले 7 बार उन्होंने चढ़ाई की थी। प्रश्न चौथा है, लेखिका को किनके साथ चढ़ाई करनी थी? इसका उत्तर इस प्रकार होगा, लेखिका को की, जय और मीनू के साथ चढ़ाई करनी थी। प्रश्न पांचवा, लोब्सांग ने तंबू का रास्ता कैसे साफ किया? लोब्सांग ने तंबू का रास्ता कैसे साफ किया? लोब्सांग ने तंबू का रास्ता साफ करने के लिए स्विस छुरी यानी कि नाइफ से काटना शुरू किया। यहाँ पर नाइफ लिखा है बच्चों, आप छुरी भी लिख सकते हो। स्विस छुरी से काटना शुरू किया। फिर उन्होंने बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़ों को हटाया। उसके बाद उन्होंने बर्फ़ की खुदाई की ताकि बचवेंद्री को निकाला जा सके और वे सफल भी हुए। समझ में आ रहा है बच्चों? वे सफल भी हुए। प्रश्न 6, साउथ कोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी कैसे शुरू की? साउथ कोल को पहुंचने के बाद जो लेखिका है वो अपना खाना, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए और चाय और पानी गर्म किया। एक थर्मस में जूस भरकर भी उन्होंने लिया था। ठीक है। अगला प्रश्न जो है लिखित प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में देना है आपको बच्चों। उपनेता प्रेमचंद ने किन स्थितियों से अवगत कराया? उपनेता जो प्रेमचंद है लेखिका को कौन सी स्थिति से अवगत कराता है? उपनेता प्रेमचंद ने सबको खुम्बू हिमपात की स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि उनके दल ने कैंप 1 तक का रास्ता साफ कर दिया था। उन्होंने बताया कि पुल बनाकर रस्सियां बांधकर और झंडियों से रास्ते पर निशान लगाकर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा लिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव हो सकता था, जिससे रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता था। समझ में आया? प्रश्न दूसरा, हिमपात किस तरह होता है और उससे क्या क्या परिवर्तन आते हैं? बर्फ के टुकड़ों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना वो हिमपात कहलाता है। ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल मच जाती है, जिससे बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें अचानक गिर जाती हैं। हिमपात से पर्वतारोही को गंभीर चोट लग सकती है या उसकी मृत्यु भी हो सकती है। हिमपात से रास्ता खराब हो सकता है, जिससे पर्वतारोही कई दिन तक फंसे रह सकते हैं। मौसम भी अचानक खराब हो सकता है। ठीक है। प्रश्न तीसरा, लेखिका के तंबू में गिरे बर्फ पिंड का वर्णन किस तरह किया गया है? देखिए, बर्फ का पिंड लेखिका के कैंप पे ऊपर गिरा। एक लंबा बर्फ का पिंड उनके कैंप के ठीक ऊपर लोसे ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था और उसका एक बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा बन गया था। हिमखंडों, बर्फ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ के इस विशालकाय पुंज ने टुकड़े ने एक
एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भयानक आवाज़ के साथ सीधी ढलान से नीचे आते हुए कैंप को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी। यह एक आश्चर्य था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। लेखिका की नींद जब टूटी तो उन्हें लगा कि उनका सिर किसी भारी चीज से टकरा गया था। ठीक है, प्रश्न चौथा देखिए, की लेखिका को देखकर हक्का बक्का क्यों रह गया? की को लेखिका की हिम्मत पर आश्चर्य हो रहा था। लेखिका को अभी ऊपर की चढ़ाई करनी थी, लेकिन वह थकान की परवाह किए बिना अन्य साथियों की तलाश में नीचे आ गई थी। लेखिका ने सबके लिए चाय बनाई थी, इसीलिए वो हक्का बक्का रह गया। प्रश्न पांचवा देखिए, एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल कितने कैंप बनाए गए, उनका वर्णन कीजिए। उत्तर देखिए, एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल 6 कैंप बनाए गए थे जो निम्नलिखित हैं। बेस कैंप, जो यह मुख्य कैंप था। कैंप क्रमांक 1, यह समुद्र से 4000 मीटर की ऊंचाई पर था, इसमें सामान इकट्ठा किए गए थे। कैंप 2, यह चढ़ाई के रास्ते में था। कैंप 3, यह लोत्से की सीधी ढलान पर था। यहीं पर हिमपिंड लेखिका के तंबू पर गिरा था, कैंप 3 में। कैंप 4 जो है यह समुद्र तट से 7900 मीटर की ऊंचाई पर था। इस कैंप को साउथ कोल में लगाया गया था। कैंप 4 कहाँ था? साउथ कोल में। ठीक है, और अंत में शिखर कैंप जो है एवरेस्ट के ठीक नीचे था, यानी कि चोटी पर पहुंचने के पहले में ये शिखर कैंप लगा हुआ था। समझ में आया बच्चों? प्रश्न 6 देखें, चढ़ाई के समय एवरेस्ट की चोटी की स्थिति कैसी थी? चारों तरफ, इसका उत्तर इस प्रकार होगा, चारों तरफ बर्फीली हवाएं चल रही थी। एवरेस्ट की चोटी की नोक पर इतनी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए उन सभी के मन में प्रश्न सुरक्षा का था। उन्होंने पहले बर्फ के फावड़े से बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से खड़ा रहने लायक बनाया, यानी कि वहाँ पर अपने लिए खुद के लिए वहाँ जगह उन्होंने बना दी। प्रश्न 7वां, सम्मिलित अभियान में सहयोग एवं सहायता की भावना का परिचय बचेंद्री के किस कार्य से मिलता है? इसका उत्तर इस प्रकार होगा बच्चों, बचेंद्री पाल ने कई कार्यों में अपना सहयोग एवं सहायता की भावना का परिचय दिया है। वे अपने साथियों के लिए खाना चाय बनाती हैं, वह जितना हो सके सामान ढोती हैं, वह दुर्घटना के बाद भी घबराती नहीं हैं और दूसरों का हौसला बढ़ाती है। अन्य पर्वतारोहियों के लाख कहने पर वह बीच में से ही वापस आने के लिए साफ मना कर देती हैं। तो यहाँ पर ये प्रश्न खत्म होता है बच्चों। अगला प्रश्न जो है वो है आशय स्पष्ट करना है। ग प्रश्न में निम्नलिखित के आशय स्पष्ट करना है। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए बच्चों, इनका आशय हमें लिखना है। एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए। इस वहाँ का आशय क्या हो सकता है बच्चों? तो देखिए, एवरेस्ट जैसे महान अभियान का मौका अधिकतर लोगों को बड़ी मेहनत के बाद ही जीवन में एक बार ही मिलता है। यह अभियान खतरों से भरा होता है। इसमें जान जाने का पूरा अंदेशा, यानी कि जाने की पूरा यहाँ पर अंदेशा रहता है। ऐसे में अगर कोई घबरा जाए तो फिर वह इस अभियान को पूरा करने की हिम्मत खो देता है। एवरेस्ट की चढ़ाई का अर्थ है सीधे मौत के मुंह में कदम रखना। ठीक है, प्रश्न दूसरा जो है, सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिम विदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। इससे भी ज़्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रयास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कूलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। इसका अर्थ इस प्रकार होगा बच्चों, एवरेस्ट पर चढ़ाई के दौरान कई बार जमीन पर दरार पड़ती हैं और वह दरार चौड़े विदर में बदल जाती हैं। यह बहुत ही खतरनाक और जानलेवा साबित हो सकता है। प्रतिदिन पर्वतारोहियों के दल के कितने ही लोग हिमपात के शिकार होकर या जख्मी होकर जाते हैं या अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। यह सब काफ़ी डरावना होता है। पूरे सफ़र के दौरान
पूरे सफ़र के दौरान बचेंद्री पाल और उनके साथियों को ना जाने ऐसी कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। ठीक है। प्रश्न तीसरा है, बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने इनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ में गाड़ दिया। आनंद के एक क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। इसका अर्थ इस प्रकार होगा, एवरेस्ट पर विजय के बारे में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह एक रोमांचकारी और अभूतपूर्व अनुभव था, ऐसा अनुभव जिसको दोहराना नामुमकिन है। ऐसे में पर्वतारोही के लिए अपनी भावनाओं पर काबू रखना बहुत ही मुश्किल होगा। वह अलग अलग तरीके से अपनी खुशी जाहिर करता होगा। लेखिका ने अपने आराध्य की पूजा करके, अपने माता पिता को याद करके उस विजय का जश्न मनाया। ठीक है। अब भाषा अध्ययन में देखिए, इस पाठ में आए प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों की व्याख्या पाठ का संदर्भ देकर कीजिए। यहाँ पर जो भी शब्द दिए हैं, यानी कि निहारा, धसकना, खिसकना, सागर माता, जायजा लेना, नौसिखिया, ये शब्द पाठ में कहाँ कहाँ आए हैं, इसका संदर्भ यहाँ पर हमें देना है, इनकी वो व्याख्या वहाँ पर करनी है। पहला शब्द है निहारा है, तो यह पाठ एवरेस्ट की चोटी को बचेंद्री पाल ने निहारा है। यह पाठ एवरेस्ट की चोटी को बचेंद्री पाल ने निहारा है। धसकना या खिसकना, ये दोनों शब्द हिमखंडों के गिरने के संदर्भ में आए हैं। समझ में आ रहा है। इस पाठ पहला शब्द जो है निहारा, इस पाठ में जब बचेंद्री पाल चोटी को निहारती हैं तब आया है, इसका संदर्भ तब आया है। धसकना और खिसकना जो शब्द हैं, ये दोनों शब्द हिमखंडों के गिरने पर के संदर्भ में आए हुए हैं। सागर माथा, नेपाली एवरेस्ट चोटी को सागर माता कहते हैं। सागर माता ये शब्द लेखिका जब नेपाली के गांव में जाती हैं, वहाँ पर वो देखती है कि वहाँ के सब लोग जो है वो क्या कहते हैं, एवरेस्ट की चोटी को सागर माता कहते हैं। जायजा लेना, यह शब्द जब प्रेमचंद ने कैंप के परीक्षण निरीक्षण कर स्थिति के बारे में प्रयुक्त किया है। जो कैंप 3 लगाया था, वहाँ पर जो प्रेमचंद जी जब वापस आते हैं तो वहाँ पर ये शब्द लिया गया है। और नौसिखिया, बचेंद्री पाल ने तेंजिंग को अपना परिचय देते हुए ये शब्द लिया गया है। ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। उन्होंने कहा कि तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। यहाँ पर जो तेंजिंग नोर्गे हैं, उन्होंने अपनी बात कही है और मुंह से कहने वाली जो बात होती है, जैसा है वैसा अगर हम लिखते हैं तो वहाँ पर जो है उद्धरण, दोहरे उद्धरण चिन्ह का उपयोग किया जाता है, जिसे डबल इन्वर्टेड कॉमा आप बोलते हो। ठीक है। दूसरा प्रश्न जो है, क्या तुम भयभीत थी, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। और तीसरे प्रश्न में, तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बचेंद्री, यहाँ पर भी प्रश्न चिन्ह आता है। ठीक है। प्रश्न तीसरा जो है, नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्द युग्मों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण, हमारे पास एक वॉकी टॉकी था। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए, शब्द युग्म की जोड़ियाँ हैं। यहाँ पर टेढ़ी मेढ़ी, गहरे चौड़े, आसपास, हक्का बक्का, इधर उधर, लंबे चौड़े। तो यहाँ से हम देखते हैं कि टेढ़ी मेढ़ी यानी कि इसका जो आभार टेढ़ी मेढ़ी रास्ते या टेढ़ी मेढ़ी नदियाँ जो हैं वो हो सकता है, हम ले सकते हैं। तो देखिए, गहरे चौड़े, वहाँ गहरे चौड़े गड्ढे थे। आसपास, गांव के आसपास खेत हैं। हक्का बक्का, उसको वहाँ देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। इधर उधर की बातें करना बंद करो। लंबे चौड़े, यहाँ बहुत लंबे चौड़े मैदान हैं। इस प्रकार से इन शब्द युग्मों का आप अपने अलग वाक्यों में निर्माण कर सकते हो। ठीक है। अब प्रश्न चौथा जो है, उदाहरण के अनुसार विलोम शब्द हमें यहाँ पर बनाना है। अनुकूल प्रतिकूल, अनुकूल प्रतिकूल। ठीक है। नियमित अनियमित, आरोही अवरोही, सुंदर असुंदर, विख्यात अविख्यात, निश्चित अनिश्चित। ठीक है। अब पांचवा प्रश्न जो है, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग लगाइए। पुत्र सुपुत्र,
ये वास व्यवस्थित कुल गतिरोहन रक्षित। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं बच्चों। वास है, व्यवस्थित है, कुल है, गति है, रोहन है, रक्षित है। और एक कॉलम में आपको शब्द दिए गए हैं, है ना। तो वास का जो शब्द उपसर्ग का है जो हमें क्या लगाना है, प्रवास हो सकता है वो, प्रवास, प्र के लिए प्रवास, अ के लिए अव्यवस्थित, कुल प्रतिकूल, गति प्रगति, रोहन आरोहण, रक्षित आरक्षित। समझ में आया बच्चों? अब आगे देखिए, निम्नलिखित क्रिया विशेषणों का उचित प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर देखिए कुछ शब्द दिए गए हैं, क्रिया विशेषण हैं, और वहाँ हमें क्या करना है, निम्नलिखित जो रिक्त स्थान है वहाँ पर भरना है। मैं अगले दिन यह कार्य कर लूँगा, मैं डैश यह कार्य कर लूँगा, मैं अगले दिन यह कार्य कर लूँगा। बादल घिरने के डैश ही वर्षा हो गई, कुछ देर बाद ही वर्षा हो गई। उसने बहुत डैश इतनी तरक्की कर ली, उसने बहुत कम समय में इतनी तरक्की कर ली। नाक के सा को डैश गाँव जाना था, नाक के सा को सुबह तक गाँव जाना था। तो बच्चों इस प्रकार से यहाँ पर ये प्रश्नोत्तर भाग समाप्त होता है और आपको अपने फेयरबुक में सुंदर अक्षरों में लिखना है। ठीक है।